बताएंगे भाई जरा एक बार की ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जल्दी से बताइए जरा एक बार। देखो हमने क्या पढ़ा था अब तक बायोलॉजी में। देखो हमने पढ़ा था बायोलॉजी में, बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी आपको पता है कि विज्ञान की वो शाखा है जिसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, सभी लिविंग्स के बारे में, ऑल लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। और लिविंग क्या है, लिविंग किसे माना गया बायोलॉजी में, जो कि सेल से बना है। ठीक है ना, किससे बना है, सेल से, कोशिका से मिलकर के बना है, उसे क्या माना गया है, लिविंग माना गया है। ठीक है ना। और बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर के सेल के ग्रुप्स को क्या कहते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है ना। तो बहुत सारे टिश्यू क्या करते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। ठीक है ना। और ऑर्गन का ऐसा समूह जिनका एक जैसा काम होता है उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम। क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना। और ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो क्या बनती है, एक लिविंग बॉडी बनती है। एक क्या बनती है, एक लिविंग बॉडी बनती है, एक सजीव शरीर बनता है। ठीक है ना। एक सजीव शरीर बनता है। तो यहां तक तो हमने बात कर ली थी। ठीक है। इसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने। ठीक है ना। हमने क्या पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। किसके पढ़े थे, लिविंग्स के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने क्या बताया था आपको, लिविंग क्या है, तो जिनमें क्या होना चाहिए, लिविंग वो है भाई जिनमें सेल डिवीजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेल डिवीजन। ठीक है ना, या सेल ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहली चीज क्या बताई थी कि लिविंग्स वही है जिसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ठीक है ना, सेल ऑर्गेनिज्म या सेल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोशिकीय संगठन होना चाहिए। जो बात मैंने आपको, सेल का ग्रुप टिश्यू है, कई सारे टिश्यू का ग्रुप जो है वो एक ऑर्गन, एक अंग बनाता है। कई सारे अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं, और कई सारे अंग तंत्र जब मिलते हैं तो एक सजीव शरीर, एक लिविंग बॉडी बनती है। ठीक है ना। तो लिविंग क्या है, जिसमें सेल ऑर्गेनिज्म जरूर होना चाहिए, जो मैंने अभी समझाई। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, लिविंग में प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी सजीव में प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या कराया था कि किसी भी सजीव में क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना। ठीक है ना। इसके अलावा हमने क्या कहा था, कोई भी सजीव है तो उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, पोषण। ठीक है ना। किसी भी सजीव में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण होना चाहिए। कोई भी सजीव है उसमें क्या होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट चीज क्या है, डाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। कोई भी सजीव है उसमें क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, रेस्पिरेशन तक हमने पढ़ लिया था। अब अगला हमने क्या पढ़ना है, कैरेक्टर पढ़ना है लिविंग का। नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ना है हमने किसका, लिविंग का। तो नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ना है हमने किसका, लिविंग का। नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग का। ठीक है। तो अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए लिविंग में, तो लिविंग में याद रखिएगा अगला जो है ना, एक्सक्रीशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी लिविंग है तो उसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होनी बहुत जरूरी है, एक्सक्रीशन की। ठीक है। तो एक्सक्रीशन या फिर आप कह सकते हैं उत्सर्जन की प्रक्रिया होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन होता है, मान लीजिए हमारी बॉडी में देखो एक दिन में कई सारी रिएक्शंस होती हैं, कई सारी चीजें आपस में जुड़ती हैं, कई सारी चीजें आपस में एक दूसरे से टूटती है, बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में डेली होती है। एक्सक्रीशन क्या प्रोसेस है, मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई दो चीजें मिली, कोई दो चीजें मिली और उनसे कोई नई चीज बनी C+D। तो जब भी कोई दो चीजें बॉडी में मिलती हैं तो उससे कोई नई तीसरी चीज बनती है, और उसके साथ साथ क्या बनते हैं, साथ ही साथ उस नई चीज के साथ साथ हमारी बॉडी में बनते हैं कुछ टॉक्सिक कंपाउंड। ठीक है। तो कुछ टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है ना। तो कुछ जहरीले तत्व बनते हैं, क्या बनते हैं, जहरीले तत्व। तो एक्सक्रीशन क्या है, तो जब हमारी बॉडी में कोई A+B कोई चीज मिलती है तो वो क्या बनाती है, C+D। उसी के साथ क्या बनते हैं, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड, कुछ जहरीले तत्व बनते हैं।
और अगर ये जहरीले तत्व हमारी बॉडी से बाहर ना निकले तो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हैं ये हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये टॉक्सिक, ठीक है, कंपाउंड, कुछ जहरीले यौगिक, ठीक है ना। तो इनको रिमूव, इन टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, रिमूव यानी कि बॉडी से बाहर करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जब भी ए प्लस बी मिलके कुछ बनाते हैं, और मान लीजिए ये चीज तो हमारे ब्लड में चली गई जो सी प्लस डी बनी, अब इसके साथ कुछ टॉक्सिक कंपाउंड बन गए, तो टॉक्सिक कंपाउंड को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये जहरीले होते हैं, और अगर ये जहरीले तत्व हमारी बॉडी में रह गए तो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बहुत तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, टॉक्सिक कंपाउंड, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी सजीव शरीर से कुछ जहरीले तत्वों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, ठीक है ना, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हर लिविंग में होना बहुत जरूरी है, हर लिविंग में, चाहे वो प्लांट्स है, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन है, ठीक है, और ह्यूमन में तो बहुत जरूरी है, ठीक है, चाहे कोई जानवर है, कोई भी लिविंग है। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, अगर मैं मानव की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, मानव की, तो देखो ह्यूमन बींग्स में हम क्या, टॉक्सिक कंपाउंड क्या क्या बनते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में जो टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं वो क्या बनता है, वो बनता है यूरिया, ठीक है, यूरिन, ये सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं। इसके अलावा एमोनिया, इसके अलावा यूरिक एसिड, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो यूरिया, यूरिन, एमोनिया, यूरिक एसिड, ठीक है ना। और देखो इनको बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। तो इनको बॉडी से रिमूव करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। और अगर ये नहीं किया तो हमारे ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और याद रखिएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा कि टॉक्सिक कंपाउंड अगर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकले तो सबसे पहले फर्क ये किस ऑर्गन पे डालते हैं, तो याद रखिएगा किडनी पर, किडनी को सबसे पहले डैमेज करते हैं ये, ठीक है। अगर ये हमारी बॉडी से बाहर ना जाए ना तो सबसे पहला असर ये हमारी किस चीज पर डालेंगे, किडनी पर, ठीक है ना, किडनी पर सबसे पहले ये हमारी इफेक्ट करें, ठीक है। तो इनका रिमूव करना बहुत जरूरी है बॉडी से, और अगर रिमूव नहीं हुआ तो ये किडनी खराब हो जाएगी हमारी, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, किडनी खराब। तो इसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं, बाकी हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। यहाँ तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, छोटा सा इंट्रोडक्शन की क्लास है, ठीक है, जो आपकी खत्म नहीं हुई थी, तो मैंने कहा एक लेक्चर में और ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे क्लास खत्म हो जाए, और मैं थोड़ा सा आपका सिलेबस भी बनवा दूंगा आज की क्लास में, ठीक है। अगली चीज, अगर कोई लिविंग है, लिविंग है तो उसमें याद रखिएगा क्या होना चाहिए, तो उसमें रिप्रोडक्शन, प्रजनन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कैरेक्टर। तो कोई भी अगर लिविंग है तो उसमें रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रजनन क्या होता है भाई, ठीक है ना, इसे कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स यानी कि संतान, ऑफस्प्रिंग्स यानी कि संतान, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं इसको। भाई कोई भी लिविंग है उसमें क्या होना चाहिए, प्रजनन होना चाहिए। एक मिनट जरा, आज मैं बैठूंगा, 2 मिनट वेट करो आप लोग, ठीक है, 2 मिनट।
कोई 15-20 मिनट हो गए आपके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था लिविंग्स जो है ना उसमें क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए, प्रजनन होना भी बहुत जरूरी है। तो जितने भी लिविंग है उसमें क्या होना चाहिए, प्रजनन होना, यानी कि संतान पैदा करना जो होता है ना, ये भी जरूर होना चाहिए। तो वही लिविंग होंगे, ठीक है ना। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, ठीक है ना, कि उनमें क्या होना चाहिए, ऑफस्प्रिंग्स, संतान। तो ये भी क्या होता है, ये भी संतान पैदा करना, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, एक जैविक प्रक्रिया होती है बायोलॉजिकल, ठीक है। ये भी एक क्या होता है, बायोलॉजिकल, ठीक है ना। और देखो रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्लांट, देखो अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, ठीक है ना, तो उसमें आप जानते हैं मेल सेक्स ऑर्गन होती है और फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। जबकि प्लांट्स का मैं रिप्रोडक्शन पार्ट की बात करूं, रिप्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, तो रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्लांट, तो प्लांट का, पौधे का जो प्रजनन भाग होता है, रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्लावर। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर, ठीक है। जबकि जो रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में होता है उसमें ऑर्गन्स काम करते हैं, मेल की मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल की फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। अब देखिए दो तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, देखो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा लिविंग्स में, अगर लिविंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे कि आज की डेट में आप देखते हैं ना कि ये कोई प्रजाति है जानवर की, ये विलुप्त की कगार पे है, मुश्किल से 2 4 10 बची हैं पूरी दुनिया में। तो ऐसे होता है, अगर किसी कोई भी ह्यूमन बींग, कोई भी लिविंग अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी कुछ एक ही जातियां बचेंगी, ठीक है ना। इस पूरी पृथ्वी पे कुछ एक थोड़ी बहुत जातियां ही जो है वो क्या होंगी, वो बच पाएंगी। समझ रहे हैं इस बात को। तो रिप्रोडक्शन, लिविंग में रिप्रोडक्शन भी होना बहुत जरूरी है। तो चाहे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, चाहे ह्यूमन बींग है, चाहे कोई जानवर है, कुत्ता, घोड़ा, गधा, ठीक है ना, जिराफ, कुछ भी है, कोई भी लिविंग है, तो उसमें सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। देखो किसी भी चीज की क्या होती है, अगर प्रजातियां बहुत कम बच जाती हैं तो उनको जू वगैरह में डाल दिया जाता है ताकि इनको कोई हार्मफुल ना हो, है ना, उनको बचा के रखा जाता है। और कोशिश की जाती है प्रजनन करवाया जाए उनसे ताकि और बन सके वो, प्रजनन करवा के, ठीक है ना, वरना तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, उस चीज का, ठीक है। तो देखो रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक तो होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल, ठीक है ना। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इसे हिंदी में कहा जाता है लैंगिक प्रजनन, ठीक है, लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, ठीक है। और दूसरे को कहा जाता है असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। और दूसरे को क्या कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है देखो, तो ऐसा प्रजनन, तो लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहता है, तो ऐसा प्रजनन जिसमें क्या होते हैं आपके, जिसमें जिसमें क्या होते हैं, ऑर्गन्स के थ्रू हो, ठीक है ना। तो ऐसा प्रजनन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, ठीक है, तो ऐसा प्रजनन जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, तो उसी को क्या हम बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ऐसा प्रजनन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, से क्या कहा जाता है, लैंगिक। तो जो लैंगिक अंगों के थ्रू हो, ठीक है ना, जो कि लैंगिक अंगों के थ्रू हो, ठीक है, जैसे कि मेल फीमेल, ठीक है ना, मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है, ठीक है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है ना, ठीक है। फीमेल गैमेट के मिलने से क्या बनता है, तो मानव में प्रजनन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो ऐसा प्रजनन किसमें होता है, तो ह्यूमन बींग्स में, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल एनिमल्स में, ह्यूमन बींग और एनिमल्स में ऐसा ही रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है मिलते हैं और जिससे क्या होता है, प्रजनन होता है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल, अगर बात करें असेक्सुअल, तो जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स काम में ना आए, ठीक है ना, तो जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू ना हो, तो लैंगिक अंगों के भी ना हो जिसमें, या सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू ना हो, के थ्रू ना हो, तो जिसमें प्रजनन सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू ना हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई बार मान लीजिए ये एक पौधा है, ये एक पौधा है भाई साहब, अब मान लो इसकी एक बर्ड आ गई यहाँ पर, एक बर्ड जो है यहाँ पर आ गई, और ये बर्ड मान लीजिए यहाँ गिर गई मिट्टी में, और इसके बाद इसी बर्ड से यहाँ पर एक पौधा तैयार हो गया, एक और पौधा तैयार हो गया, तो क्या इसमें कहीं
सेक्सुअल प्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है ना, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिना रिप्रोडक्शन में। और ऐसा किस में होता है, तो प्लांट्स में होता है, ठीक है ना, ऐसा किस में होता है, तो अगर एग्जाम्पल लें इस चीज का, तो ऐसा रिप्रोडक्शन होता है किसमें, प्लांट्स में। बाकी मैं प्लांट्स के लिए आपको एक और चीज बताऊं कि प्लांट्स में अगर आपके पास पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें सेक्सुअल भी होता है और प्लस असेक्सुअल भी होता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। असेक्सुअल का एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है ना। हालांकि प्लांट्स में अगर पूछा जाए कैसे रिप्रोडक्शन होता है, दोनों ही तरीके से, तो सेक्सुअल भी और असेक्सुअल भी, दोनों ही रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो होगी बात रिप्रोडक्शन की। तो कोई भी लिविंग है तो उसमें क्या चीज होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन होना भी जरूरी है। तो ये 8वां कैरेक्टर था। इसके बाद अगले कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए लिविंग्स में, तो लिविंग्स में अगला कैरेक्टर जो है वो सेंसिटिविटी, ठीक है ना, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, और साथ ही साथ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, ठीक है ना, एडेप्टेशन, ये दो चीजें, ये भी कैरेक्टरशील है। सेंसिटिविटी को बोलते हैं संवेदनशीलता, क्या बोला जाता है इसे, संवेदनशीलता, ठीक है ना, और साथ ही साथ अनुकूलन, ठीक है, और साथ ही साथ क्या, अनुकूलन, ठीक है ना, तो संवेदनशीलता और अनुकूलन, ठीक है ना, तो सेंसिटिविटी और एडेप्टेशन, तो संवेदनशीलता और अनुकूलन होना चाहिए, ठीक है ना। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है भाई, संवेदनशीलता का मतलब होता है सेंस करने की क्षमता, सेंस, या हिंदी में महसूस करने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी, ठीक है ना। और ये हर लिविंग में होनी चाहिए, महसूस करने की, ठीक है ना। जैसे कोई टच करेगा तो मुझे क्या होगा, महसूस होगा, ठीक है ना। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो अब मुझे महसूस हो रही है, देखिए, है ना, स्वेटिंग भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, तो महसूस हो रहा है ना। जब ठंड होती है तब भी हमें ठंड क्या होती है, महसूस होती है, तो इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है ना। चोट लगती है तो वो भी महसूस होती है हमें, सेंस होती है, ठीक है ना। जब कोई आवाज देता है हमें तो भी हमें, हमारे महसूस होता है हमें कानों में, है ना, कि कोई हमें बुला रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, सेंसिटिविटी, है ना। गिलहरी को छूते हो एकदम से भाग जाती है, हल्का सा भी अगर टच करते हो तो, क्यों, क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी है, समझ रहे हो बात को। तो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, और एडेप्टेशन, अनुकूलन का मतलब क्या होता है, मतलब वातावरण की गिवन कंडीशन के अनुसार अपने आप को ढालना, ठीक है ना। तो वातावरण की गिवन कंडीशंस, तो वातावरण ने जो आपको कंडीशंस दी हैं उनके हिसाब से अपने आप को ढालना। जैसे कि सर्दी है तो भैया वातावरण के अनुसार आप क्या करोगे, जैकेट पहन लोगे, स्वेटर पहन लोगे, गर्म कपड़े पहन लोगे, गर्मी होगी तो पंखा चला लोगे, वातावरण के अनुसार ढलोगे ना आप, या वातावरण आपके अनुसार ढलेगा। अब सर्दी हो रही है, अब आप वातावरण को कहोगे भैया यार बादलों थोड़ा कम बरसो, बरसात बहुत हो रही, क्या मान जाएंगे आपकी बात, नहीं मानेंगे ना। आपको ही ढलना पड़ेगा ना इन्वायरमेंट के अनुसार, आप ही को तो इन्वायरमेंट की कंडीशंस के हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, अनुकूलन, ठीक है ना। तो वातावरण की गिवन कंडीशंस, जैसे कि कोरोना आया तो क्या कहा, कोरोना में नियमों का पालन करो, ठीक है ना, नियमों का पालन करो, लगातार हाथ धोते रहो, ठीक है ना, सैनिटाइज करते रहो, मास्क लगा के रखो, बिना वजह घर से बाहर मत निकलो। तो ये सारी चीजें क्या है, कंडीशंस है। वातावरण में एक ऐसा वायरस आया है जिसने आपको कंडीशंस दे दी है कि आप मास्क लगा के घर से बाहर निकलेंगे, हाथ धोएंगे जब भी कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है किसी भी लिविंग में, सेंसिटिविटी और एडेप्टेशन, ठीक है, सेंसिटिविटी और एडेप्टेशन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो ये भी चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये भाई बड़ी छोटे अमाउंट पे करा रहा हूँ, ये आगे हमें बहुत ज्यादा पढ़नी है डिटेल में, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए किसी भी लिविंग में, नेक्स्ट कैरेक्टर, तो किसी भी लिविंग में जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए किसी भी लिविंग में, तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है। क्या होता है, किसी भी लिविंग का एक लाइफ साइकिल, साइकिल एक जीवन चक्र होता है ना। जैसे आप कहते हैं कछुआ भैया 300 साल तक जीता है, या आप कहते हैं बरगद के पेड़ की उम्र जो है वो 400 साल होती है ना।
और कहते हैं इंसान भी अगर उसको कोई बीमारी ना हो या कुछ हो ना हो उसके साथ अनहोनी, तो वो भी कहते हैं कम से कम 70 से 75 साल तो इंसान भी जीता है, ठीक है ना। तो हर जीव का, हर लिविंग का एक क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है कि वो उसके बाद जीवित नहीं रह सकता, है ना। तो हर एक व्यक्ति का एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल क्या प्रोसेस है, देखो लाइफ साइकिल क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, तो एक स्पर्म होता है और एक होता है ओवा, ठीक है ना। ये मेल गैमेट होता है स्पर्म, ये क्या होता है, ये मेल गैमेट होता है, ठीक है। मेल गैमेट बोला जाता है इसे, आगे चल के बहुत डिटेल कराने वाला हूँ। और ओवा ये फीमेल गैमेट होता है, ठीक है ना, फीमेल गैमेट है ओवा। और इन दोनों के मिलने से ही क्या बनता है, जाइगोट। इन दोनों के मिलने से ही क्या बनता है, जाइगोट, जिसे आप कहते हैं युग्मनज। और ये किसी भी लिविंग की पहली सेल होती है, क्या होती है, जाइगोट। किसी भी लिविंग की, किसी भी सजीव की पहली सेल क्या होती है, जाइगोट। और इसी जाइगोट की ग्रोथ होती है, इसी जाइगोट की ग्रोथ होती है तो आगे चल के क्या बनता है, एम्ब्रियो, जिसे आप बोलते हैं भ्रूण, ठीक है ना। इसी जाइगोट की जब वृद्धि होती है तो इसको आप क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, ठीक है ना। और इसी भ्रूण की ग्रोथ होकर आगे क्या बनता है, फीटस बनता है, जिसे आप बोलते हो शिशु, ठीक है ना। फीटस बनता है, शिशु बनता है। उसके बाद उसका जन्म होता है, तो जन्म के वक्त वो क्या कहलाता है, चाइल्ड यानी कि बच्चा, ठीक है ना। तो क्या बना, देखो एक स्पर्म मिला, एक ओवा मिला, एक मेल गैमेट से स्पर्म मिला और एक फीमेल गैमेट से ओवा मिला, इन दोनों के मिलने से एक जाइगोट बना। जाइगोट क्या होते हैं, किसी भी लिविंग की फर्स्ट सेल, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की पहली क्लास में बताया था, किसी भी लिविंग की फर्स्ट सेल होती है। इस जाइगोट की जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ होने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है ना। एम्ब्रियो जिसे आप बोलते हैं भ्रूण, भ्रूण का विकास होता है तो फीटस, शिशु बनता है माँ के गर्भ में। और उसके बाद जब शिशु का जन्म होता है तो क्या बनता है, चाइल्ड बनता है, बच्चा बनता है, ठीक है ना। तो बच्चा पैदा होता है जन्म के समय, चाइल्ड है ना, चाइल्डहुड होता है उसका, बचपन। उसके बाद उसकी क्या होती है, उसके बाद वो एडल्ट एज में आता है, यानी कि किशोर अवस्था में आता है वो शिशु, एडल्ट एज, ठीक है। किस चीज में आता है, किशोर अवस्था में आता है, ठीक है ना। और किशोर अवस्था के बाद फिर वो ओल्ड एज यानी कि वृद्ध अवस्था में आता है, ओल्ड एज यानी कि वृद्ध अवस्था में आता है वो, ठीक है, वृद्ध अवस्था में। और वृद्ध अवस्था में आने के बाद एक दिन क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है ना, जीवन चक्र। तो ये हर एक लिविंग में होता है जीवन चक्र, ठीक है ना। तो ह्यूमन, एक स्पर्म और ओवा के मिलने से जाइगोट बना, जाइगोट का विकास हुआ, ग्रोथ हुई, तो जिससे एम्ब्रियो भ्रूण बना, भ्रूण से एक शिशु बना, शिशु से फिर उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो वो बच्चा कहलाया, चाइल्ड कहलाया। फिर वो जब 16 साल की एज में आया तो वो किशोर अवस्था में आया, एडल्ट एज में आया, उसके बाद वो ओल्ड एज में आया और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। तो ये भी लाइफ साइकिल है जो कि हर एक लिविंग में होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हर लिविंग में ये लाइफ साइकिल होनी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी मेन कैरेक्टर्स ऑफ एनी लिविंग, ये थे मेन कैरेक्टर्स ऑफ एनी लिविंग, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या बनाते हैं, अपना कोर्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखो हमें जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी, ठीक है ना। हम क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे। और मैं बताऊं कि आपके एग्जाम में बायोलॉजी के 60 से 70% क्वेश्चन जो है ना वो इसी पार्ट से आएंगे, किससे, जूलॉजी से। इसे कहते हैं जंतु विज्ञान, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जूलॉजी को जंतु विज्ञान, इसे कहा जाता है जंतु विज्ञान, ठीक है ना, जंतु विज्ञान। और मैं आपको बताऊं इस जूलॉजी में एक टॉपिक पढ़ना है हमने, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जूलॉजी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो जिसे आप कहते हैं मानव शारीरिकी, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, मानव शारीरिकी। इस मानव शारीरिक में मतलब मानव के शरीर में, इसका मतलब क्या है, मानव का शरीर। तो इस मानव शारीरिकी में ही आपके जूलॉजी के 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक में कवर हो जाएंगे। और इसको हल्के में मत लेना, इस टॉपिक में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे कि हमें इसमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम, क्या पढ़ना है हमें इसमें, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम ब्रेन, मस्तिष्क, और साथ ही साथ पढ़ेंगे स्पाइनल कोड, जिसे आप बोलते हैं मेरू रज्जु, स्पाइनल कोड,
मेरू रज्जु के बारे में। तो एक तो मस्तिष्क पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे स्पाइनल कोड मेरू रज्जु के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे आप बोलते हैं श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे हमारे लंग्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम जिसे आप कहते हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम जिसे क्या बोलते हैं कंकाल तंत्र। और इस कंकाल तंत्र में हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है मस्कुलर सिस्टम जिसे कहते हैं मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, तो मांसपेशीय तंत्र हिंदी में कहते हैं मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। और इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो मसल्स के बारे में, ठीक है ना, मांसपेशियों के बारे में, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है इसमें हम। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम जिसे आप कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथि में हम क्या पढ़ेंगे, तो ग्लैंड और हार्मोन्स पढ़ेंगे। तो ग्रंथियों और हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं, ग्लैंड एंड हार्मोन्स, ठीक है। तो ग्रंथियों और हार्मोन के, ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में। इसके बाद हम अगली चीज पढ़ेंगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसे हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्लड एंड हार्ट, ठीक है ना, तो रक्त और हृदय के बारे में, तो ब्लड एंड हार्ट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। और पाचन तंत्र में हम हमारे माउथ से लेके हमारी आहार नलिका, फूड पाइप हो गया, इसके बाद स्टमक हो गया, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, एनस हो गया, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किडनी के बारे में, किडनी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, उत्सर्जन तंत्र में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र के बारे में। अभी तो बड़ी शॉर्ट में देखा हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और प्रजनन तंत्र में हम मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो पुरुष और महिला दोनों का ही हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे, संवेदी तंत्र, सेंसरी ऑर्गन, तो संवेदी तंत्र। और संवेदी तंत्र में हमारी आंख, कान, इनके बारे में, ठीक है ना, ये हमारे संवेदनशील अंग है, ठीक है ना, संवेदी अंग है जो कि सेंस करते हैं, ठीक है ना, आंख, नाक वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कान हो गया, नोज हो गया, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीजें हमने करनी है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम वगैरह बीच में आ जाएगा, WBC जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह मैं आपको कराऊंगा, वो इन्हीं के बीच में आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है ना, उसमें अलग से टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है, जैसे इम्यून सिस्टम भी बीच में ही आ जाएगा, ठीक है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। तो जूलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बायोलॉजी का, तो हम जूलॉजी करेंगे पहले, ठीक है ना, और उसके बाद बॉटनी करेंगे, ठीक है ना। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे, बॉटनी पहले, जूलॉजी पहले। हम मानव शरीर के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, इन मानव शरीर में ये सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हार्मोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में, फिर कौन कौन सी बीमारियां इन ऑर्गन्स में हो सकती है, किस ऑर्गन में कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है ना, कौन सी चीज अच्छी है किस बीमारी के लिए, ये सारी चीजें हम आगे चल के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बॉटनी ही मेन है, और इसी से 60 to 70% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, और बाकी 30% क्वेश्चन जो है वो आपके किससे आएंगे, 30 to 40% बॉटनी से, ठीक है।
तो पहले हम लोग जूलॉजी करेंगे, ठीक है। तो आज बस यही मेरा, इसलिए मैंने क्लास लगाई, मैं कहा एक तो आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए बायोलॉजी का, ठीक है, और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं जूलॉजी में, ठीक है ना। बॉटनी में तो हम प्लांट से रिलेटेड पढ़ेंगे, जूलॉजी में जो है हम लोग क्या करेंगे, मानव का शरीर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज बायोलॉजी की लास्ट डेमो क्लास थी, और बाकी कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। तो बायोलॉजी की लास्ट डेमो क्लास थी ये।